Hello dear students. Today we will discuss the question answers of chapter first of 10th class, which is chemical reactions and equations. So पहले हमने इस जो लेसन को डिटेल में पढ़ा था पिछली वीडियोस में, तो हम आज उस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे। तो ये जो हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि जो हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ा है उसी में से ही वो क्वेश्चंस हैं। तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी अब तक, तो प्लीज वो वीडियोस देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प मिले। आपको मतलब पहले से ही वो कंसेप्ट क्लियर हो, तो एग्जाम में मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, जिस मर्जी टॉपिक से रिलेटेड आए, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओ। तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं, तो उनके लिए मतलब ये एक हिसाब से रिवीजन ही होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो हमें हवा में जलाने से पहले हमें उसे साफ क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, magnesium ribbon should be cleaned before burning in air because magnesium metal reacts with the atmospheric oxygen and forms magnesium oxide layer, which is a very stable compound. In order to prevent further reactions with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by to remove the layer of magnesium oxide. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम रिबन जो है, अगर हम उसको हवा में जलाते हैं, तो हवा में प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, तो उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करके एक हमारे कंपाउंड बना देगा, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही एक स्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसीलिए हमें फर्दर इस कंपाउंड को बनने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? उसको जलाने से पहले अच्छी तरह से साफ करते हैं। तो ये था इसका आंसर। ये हमने जो चैप्टर में भी पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर पहले अच्छे से वो वीडियोस देखी हैं, तो उनको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी लग रहा होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। Second question is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? This is very important question जो mostly एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आगे भी कई बार जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है उसमें जब आयरन नील डालती है तो वो चेंज क्यों हो जाता है। तो ये जो थी, हमने विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ये क्वेश्चन हमने समझा था, जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब्स ली थी, सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट, तो उसमें नेल डाला था। आफ्टर सम टाइम हमने देखा था कि जो हमने कील है उसका कलर चेंज हो गया, उस पे उसका कलर ब्राउन हो गया था, और जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बचा था उसका भी कलर चेंज हो गया था। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये था। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper sulfate solution changes. The reaction is this. तो इसने क्या कहा इसमें कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नील को डिप किया, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कंपाउंड बना लेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास, इस रिएक्शन को देखें, ये वाली रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये जो आयरन है, आयरन मान लो ये हमारे पास कील है, आयरन नील है, तो ये जो आयरन है इसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, तो इस आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और साथ खुद आके लग गया। तो ये
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये क्या है कि जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद लग गया। तो ये रीजन है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि कॉपर सल्फेट से वो आयरन सल्फेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन an example of a double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल देनी है, तो देखते हैं क्या है। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो एग्जांपल है। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है, वो लेस पावरफुल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे डबल डबल से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब दो जो हमारे पास एलिमेंट है वो डिस्प्लेस होंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव जैसा कुछ नहीं होता। इसमें दो कंपाउंड्स में आपस में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, इसमें म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हुई कि जो सिल्वर के साथ NaCl का क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है इधर लग गया, बन गया सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम के साथ जो क्लोराइड था वो सिल्वर के साथ चला गया, और ये वाला नाइट्रेट वो इधर आ गया और इसके साथ आ गया, ये सोडियम नाइट्रेट बन गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज identify the substances that are oxidized and that are reduced in the following equation। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो इक्वेशंस हमारे पास दी हैं, और दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है, कौन सी सब्सटेंस जो है इक्वेशन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो हमने पिछली जब लेसन प्रिपेयर किया था, वीडियोस जो पिछली हैं दो, तो उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ hydrogen is reduction, and in another words we can say that addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation, and addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. So firstly फर्स्ट रिएक्शन जो है ये क्या है कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है सोडियम में, तो ये बना रहा है सोडियम के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हुई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हुई, वो हुई ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि फर्स्ट रिएक्शन में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। द सोडियम इन द फर्स्ट इक्वेशन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड में देखें तो सेकेंड में क्या है कि जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में वो क्या हुआ, ऑक्सीजन की रिमूवल होगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन की एडिशन हुई और ऑक्सीजन की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड reduction. That means in the second reaction copper is reduced. So in the first reaction sodium is oxidized and in the second reaction copper is reduced. तो ये था reduction and oxidation. Next question is फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें एक रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस
2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो प्रोडक्ट हमारे पास आता है Al2O3 + 2Fe। सो ये एक इक्वेशन हमें दी है जिसमें क्या है, जो फेरिक ऑक्साइड है उस वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। सो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ first is combination reaction, second is double displacement reaction, third is decomposition reaction and the fourth is displacement reaction। तो हमें एक रिएक्शन गिवन है, हमने बताना है कि वो इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने जो चैप्टर जो है वो डिटेल में जो हमें 2 वीडियोस मैंने पीछे डाली हुई हैं, तो उसमें एक्सप्लेन किया था हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने वो एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरह से समझा था। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो उनको तो ये देखते पता चल गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। सो द आंसर इज 4th, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। The oxygen from the ferric oxide is getting displaced to the aluminium metal to form aluminium oxide. In this reaction, aluminium is more reactive metal than iron. Therefore, aluminium will displace iron from its oxide. This type of chemical reaction in which one of the elements displaces another is called displacement reaction. Here, less metal is displaced by more reactive metal. Less reactive metal is displaced by more reactive metal. Since one-time displacement is occurring, therefore it is called a single displacement reaction. तो इसमें क्या है, इसमें बताया कि जो फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम मेटल लगी थी, तो उस एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन की जगह ले ली और उस खुद लग गया वहां पे, तो बना दिया प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो उसने क्या किया, ज्यादा पावरफुल वाले ने उसको लेस पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट इसीलिए नहीं बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स में म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होती है आयंस की, बट इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही एल्यूमिनियम ने ही डिस्प्लेस किया आयरन को। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, तो ये प्रोडक्ट बना दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। इसका आंसर है, अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज अ वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर बात करें तो वो रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड इक्वल नंबर में होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल देखें तो इसमें जो आयरन लगा हुआ है, आयरन जो है, इसमें रिएक्टेंट साइड इसके 2 एटम्स हैं, तो अगर देखें तो प्रोडक्ट वाली साइड भी इसके 2 ही एटम्स हैं। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 है, इधर भी प्रोडक्ट वाली साइड
3 है। एल्यूमिनियम इधर रिएक्टेंट की तरफ 2 है तो प्रोडक्ट की तरफ भी 2 है। दैट मीन्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जहाँ पे क्या होता है कि बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल नंबर में होते हैं। तो वो होती है केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए हर एक जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करनी चाहिए, उसका ओबे करना जरूरी है। दैट्स वाई हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए जो हमने चैप्टर में पढ़ा है सारे टॉपिक्स, तो ये वही क्वेश्चन है, उसी में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने वीडियोस में डिटेल में पढ़ा था, तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चन आंसर को करने से पहले वो वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। An endothermic reaction occurs when energy is absorbed from the surrounding in the form of heat. एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनको अक्कर होने के लिए सराउंडिंग में से हीट की जरूरत पड़ती है। जिन रिएक्शंस को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, हम हीट देते हैं, वो वाली रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर इसके कन्वर्सली होगी, एंडो में हीट देनी पड़ती है, एक्सो में हीट जो है वो खुद रिलीज होती है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। An endothermic reaction is one in which energy is released from the system into the surrounding. Example: explosion, nuclear fission and fusion. तो ये थी endothermic and exothermic reactions. Next question is, why is respiration considered to be an exothermic reaction? तो जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं। इसका आंसर है, for the survival of life we require energy. We obtain this energy from the food we eat. The food molecules through the process of digestion is broken down into a simpler molecule like glucose. These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy. Respiration process. Since the energy is in the form of heat, the respiration is considered to be an exothermic reaction. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए है, उसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। जैसे मान लो हमको हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी जो वो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है, जो हम फूड खाते हैं। तो जो वो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी जब वो हमने फूड मॉलिक्यूल लिया तो फूड जो है वो टूट जाता है लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो वो जो हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्या करते हैं, वो ग्लूकोज क्या करता है, रिएक्ट करता है। और जब रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हम रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन में क्या है, साथ में हीट है, साथ में जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस क्या है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो जो हमने खाना खाया, खाना खा के जो फूड जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज हुआ, उसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। तो यही एग्जाम्पल है कि ये रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिली, तो जो वो
रेस्पिरेशन प्रोसेस से ऑक्सीजन मिली, ग्लूकोज उसके साथ रिएक्ट हुआ तो उसने फॉर्मेशन कर दी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और साथ में जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो रिलीज हुई, तो हीट रिलीज होने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for decomposition reaction. क्यों decomposition reactions को combination reactions के opposite माना जाता है, इसके हमने equations भी लिखनी है। तो इसका आंसर है combination reaction is said to be the reaction between two or more molecules to form a large molecule. combination reaction क्या होती है, वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। Whereas the decomposition reaction is defined as the splitting of larger molecule into the two or more smaller molecule. This essentially explains that the decomposition reaction is the opposite of the combination reaction. तो combination में क्या होता है कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक फाइनली बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट डिकम्पोजिशन में इसके कन्वर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है। क्या होता है कि जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। तो एक हिसाब से एक दूसरे के ऑपोजिट हुए। कॉम्बिनेशन में जोड़ के बड़ा वाला बनाया जाता है और डिकम्पोजिशन में बड़े वाले को तोड़ के छोटा वाला बनाया जाता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। अब अगर हम देखें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको डिकम्पोजिशन में बड़े वाले मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हीट की, एनर्जी की। तो दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिगार्डेड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट लिया तो जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज किया हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, एनर्जी दी, तभी जाके वो डिकम्पोज हुआ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write one equation each for decomposition reactions in which energy is supplied in the form of heat, light or electricity. हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमने लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल एक हिसाब से हमने बताना है कि डिकम्पोज करना है हमने किसी कंपाउंड को, जब हमने सप्लाई करी फर्स्टली हीट की, सेकंड लाइट की एंड द थर्ड इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो जैसे हमने जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था वीडियोस में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्दर उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, और फोटोलिसिस भी बोलते हैं जिसको। तो देखते हैं अब क्या है कि फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से ही क्लियर हो जाता है, थर्मल मींस हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसकी सप्लाई करेंगे, हीट की सप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है थर्मोलिसिस। इसमें क्या है, एग्जांपल लिया है इसमें पोटाशियम क्लोरेट जो है उसके डिकम्पोजिशन किया है। जब हमने हीट पास की तो पोटाशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज हो गया पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जो जब हम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे तो वो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने इस एग्जांपल में डिकम्पोजिशन करनी है सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो मोल्टन स्टेट में होगा, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन में। So this is the example of
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज जब हम विद द हेल्प ऑफ लाइट किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे तो वो होता है फोटो डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने ली है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज होगी वाटर में और ऑक्सीजन में। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी है हमने विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So next question is 11th. What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write relevant equations for the above. अब तक तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हमने चैप्टर में तो ये एक्सप्लेन किया ही किया है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं 10 क्वेश्चंस में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही गए होंगे जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखते हैं आंसर में क्या है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन when a more reactive substance displaces a less reactive one from its salt solution, whereas a double displacement reaction is the one where a mutual exchange of ions happens between two compounds. In a displacement reaction, only a single displacement takes place, whereas in the double displacement reaction, as the name suggests, two displacement takes place between the molecules. तो जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में क्या होता है कि दो जो होते हैं दो कंपाउंड्स में एलिमेंट आपस में ही आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे की जगह जो है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट से ही हमें क्लियर हो जाता है, डबल मीन्स इसमें दो जो कंपाउंड होंगे वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना दिया। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह लेके मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन देखें तो पोटाशियम ब्रोमाइड जो है उसने बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये जो दो कंपाउंड है ये आपस में ही म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस करेंगे। तो जैसे आयोडीन है वो पोटेशियम के साथ आ गया और बेरियम के साथ ब्रोमीन आ गया, तो ये था एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इसका सॉल्यूशन है when two solutions containing soluble salts are combined, a double displacement reaction takes place in which the ions are exchanged between the compounds. When one of such compounds formed is in the form that is insoluble in aqua, then it settles down at the bottom of the container. This solid is known as the precipitate and the respective reaction is termed as the precipitation reaction. Example of precipitation reaction are, ये है एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन में किन्हीं दो सॉल्ट्स को जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो सॉल्ट सॉल्यूबल सॉल्ट्स को ही हमने सॉल्यूशन बनाना उसका, तो जो सॉल्यूबल है सॉल्ट वो तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं जो बॉटम पे, कंटेनर के बॉटम पे सेट हो जाते हैं वाइट वाइट पाउडर जैसे। तो वो क्या है, मतलब उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो ऐसी जब रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो ये इसने क्या किया, सोडियम
क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो ये क्या है, ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि हमें 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड द सेकंड इज रिडक्शन। हमने दोनों में गेन ऑफ ऑक्सीजन विद गेन ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल देनी है। मींस कि जैसे ऑक्सीजन तो दोनों में ही आती है, रिडक्शन में भी ऑक्सीजन में भी ऑक्सीडेशन में भी। डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है और रिडक्शन में क्या, लूज ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमने दोनों में ऑक्सीजन की मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमने एग्जांपल देनी है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, in a chemical reaction when the oxygen is added to the element to form its respective oxide, it is the element being oxidized। जब एलिमेंट में ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो हम बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो गया, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम में ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो सोडियम ऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन की एडिशन हुई, वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड देन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। जब हमने क्या कहा था कि हमने इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेना है, तो जब हम कंपाउंड या एलिमेंट में से ऑक्सीजन की एलिमिनेशन कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो होती है रिडक्शन। तो जैसे इसमें क्या किया हमने, कॉपर को रिमूव कर दिया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड addition of hydrogen is reduction। तो this is the example of reduction। and next 14th question है why do we apply paint on iron articles। जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की जो हमारे पास चीजें होती हैं, हम लोग उनको पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है iron articles are painted to prevent them from rusting। When left unpainted, the metal surface comes in contact with the atmospheric oxygen and in the presence of moisture it forms iron 3 oxide, that means ferric oxide। But if painted, the surface doesn't come in contact with moisture and air, thus preventing rusting। Means के जब हम क्या करते हैं, अगर हम जो लोहे के आर्टिकल्स हैं उनको पेंट ना करें तो उनको रस्ट लग जाएगा, जंक लग जाएगा। तो आयरन आर्टिकल्स को हम इसीलिए पेंट करते हैं ताकि उनको रस्ट ना लगे, रस्ट से बचाने के लिए। जब हम उनको पेंट नहीं करते तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, उनके साथ वो रिएक्ट करके वो क्या रस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब कि वो आयरन ऑक्साइड बनाती हैं जो कि रस्टी होता है। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे वो उस मेटल को खराब करना शुरू कर देता है, आयरन को खराब करना शुरू कर देता है। तो हमें आयरन को बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें उसको पेंट करना चाहिए। तो अगर हम पेंट करेंगे तो वो जो आयरन है, वो जो मॉइस्चर जो होता है हवा में या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इससे हम जो पेंट करके आयरन आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, रस्ट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल एंड फैट containing food items are flushed with nitrogen। Why? क्या है कि जो फूड आइटम्स होती हैं, फूड मटेरियल होता है जिनमें ऑयल और फैट होता है, उनमें हम आयरन की फिलिंग क्यों करते हैं।
जैसे देखा होगा कि हम जो मार्केट से लेते हैं लेज वगैरह, कुरकुरे वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जो गैस की फिलिंग होती है वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। तो उन्होंने बोला है कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होती हैं उन चीज़ों में हम नाइट्रोजन की फिलिंग क्यों करते हैं। तो नाइट्रोजन की फिलिंग क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है, द मेन पर्पस ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स दैट कंटेन ऑयल एंड फैट आइटम इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी which occurs when the oil or fat reacts with oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. Therefore, by flushing, nitrogen and unreactive surrounding is created, thus preventing rancidity. तो रेंसिडिटी क्या होता है कि जो फूड मटेरियल जो जिनमें फैट और ऑयल होता है वो मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देती है, जिसकी वजह से हमारा जो वो फूड है, वो खाना है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फूड आइटम के सराउंडिंग में नाइट्रोजन की फिलिंग कर देते हैं, नाइट्रोजन की कवरिंग बना देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती और इससे हमारा जो फूड है वो बच जाता है खराब होने से। तो ये रीजन है इसका। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कोरोजन और रेंसिडिटी को, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए तो वही हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है, corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form a more stable compound such as oxides. The metal gradually degrades during the corrosion process. Rusting of iron is a good example of corrosion, where the iron is converted to iron oxide. Millions of dollars are spent annually in preventing rusting from bridges and other monuments. तो कोरोजन क्या होता है कि जब किसी मेटल को, जब कोई मेटल जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देती है, जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो मेटल क्या है, खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक हिसाब से मतलब जंक लगना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या है, वो मेटल को खराब करता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमें रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए, ताकि हम मेटल को बचा सके रस्ट से, मेटल को बचा सके कोरोजन से। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इसके अलावा जैसे सिल्वर को कोरोजन लगता है तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल आ सकती हैं। तो हम जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं तो उनको क्या बचाने के लिए क्या करते हैं, एनुअली गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पैसा खर्च किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है। तो ऐसे हमारे घरों में जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं या फिर कोई मेटल्स होती हैं तो उनको भी हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, रस्ट से बचाने के लिए पेंट करना चाहिए। नेक्स्ट था रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, जब फूड आइटम जिनमें ऑयल और फैट होती है वो मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। देखते हैं इसमें क्या है। The condition produced by the aerial oxidation of the oil and fat present in the food material that produces an unpleasant taste and smell. The rancidity is retarded when the food is kept inside the refrigerator, since the low temperature doesn't promote the oxidation reaction. तो इसमें भी ये लिखा है कि जब फूड मटेरियल जिनमें ऑयल और फैट होती है, जब हम वो जो फूड है वो फूड आइटम जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो खराब होता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का यूज क्यों करना चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर रखने के लिए यूज करना चाहिए, या फिर एयर टाइट कंटेनर यूज करने चाहिए।
ताकि हमारा जो फूड है वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कांटेक्ट में ना आए और वो बच जाए। तो ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हम चैप्टर जो हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स जो हमने कर लिया है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.